अमेरिका के फेमस राइटर जॉन मैक्सवेल का कहना था कि एक लीडर वह है जिसे पता होता है कि उसे किस रास्ते पर चलना है। वह उस रास्ते पर स्वयं चलता भी है और दूसरों को उस रास्ते पर चलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित भी करता है। ऐसा ही एक लीडर हम सभी ने अपने देश में भी देखा है, जो कि अपने सभी डिपार्टमेंट्स के लिए उदाहरण सेट कर रहा है कि वह सभी किस रास्ते पर चले। उनकी लीडरशिप में भारत एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। वह व्यक्ति है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अपने पिछले 9 वर्षों में उन्होंने पहले ही देश की राजनीतिक इतिहास पर अपनी छाप छोड़ दी है। इन्होंने राजनीति करने और शासन के तरीके में एक आमूल-चूल परिवर्तन किया है। पिछले 9 साल भारत के इतिहास में एक युग परिवर्तन की तरह रहे हैं, इसलिए इन सालों को भारतीय राजनीति और शासन का मोदी युग कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वह कौन सी बातें रही जो मोदी को पिछले प्रधानमंत्रियों से अलग करती हैं, कैसे वह 2 परस्पर विरोधी राजनीतिक आर्थिक धाराओं सेक्युलरिज्म और कैपिटलिज्म के बीच तालमेल ना पाने में सफल रहे और वे कौन से डिसीजंस रहे जो मील का पत्थर बन गए और क्यों कुछ डिसीजंस चर्चित विवाद का विषय बने। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। विकास की खुशबू जन जन तक पहुँचेगी। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, हम नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। यह बात उस समय की है जब नरेंद्र मोदी 1995 में अपना राजनीतिक बेस गुजरात से दिल्ली को शिफ्ट कर रहे थे। वह उस समय पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे। उस समय मनोहर लाल खट्टर पार्टी के सचिव हुआ करते थे। एक दिन नरेंद्र मोदी पार्टी के ऑफिस में आते हैं और खट्टर के पास जाकर उनसे गाड़ी में से 3 डब्बों को उतरवाने के लिए कहते हैं। जब उन डब्बों को खोला जाता है तो उसमें टीवी जैसा कुछ निकलता है। जब सब आश्चर्यता के साथ मोदी को देखते हैं तो मोदी कहते हैं कि ये टीवी नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन है। यह बात उस समय हुई जब शायद बहुत कम ही लोग आईटी के बारे में जानते थे। मोदी की टेक्नोलॉजी को लेकर रुचि 2 दशक बाद और भी अच्छे से देखा जा सकता है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नेंस को इफेक्टिव तौर पर डिलीवर करने के लिए करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना मोदी का हमेशा से एक हॉलमार्क रहा है, चाहे वह पार्टी स्तर पर पुराने तरीकों को छोड़कर सोशल मीडिया के जरिए मेंबर्स को चुनना हो या फिर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा डिमोनेटाइजेशन के सबसे बड़े फायदे फाइनेंसिंग सिस्टम का डिजिटलाइजेशन हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोदी अपने कार्यकाल के 10वें वर्ष में पहुंच गए हैं, लेकिन वह पहले ही भारतीय राजनीति के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उन्होंने राजनीति कैसे की जाती है और गवर्नेंस को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाता है के तरीकों को बदलने को अपनी पहली प्राथमिकता हमेशा से रखी। उन्होंने हमेशा से यह कोशिश की कि पुराने अतीत की व्यवस्थाओं से कैसे सीखा जाए और भविष्य की व्यवस्था का निर्माण कैसे किया जाए, जो कि 9 वर्षों के उनके युग परिवर्तन का हमेशा से मूल सिद्धांत रहा। जो बात मोदी की विरासत को पिछले प्रधानमंत्रियों से अलग करता है वह है देश के 2 परस्पर विरोधी राजनीतिक आर्थिक विचारधारा सेक्युलरिज्म और कैपिटलिज्म के बीच तालमेल ना पाने की उनकी क्षमता। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने 2 विचारधाराओं को जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। या तो वे समाजवाद पर ही रहे या कोशिश भी की तो राजनीतिक कीमत चुकाने के डर से पीछे हटे। केवल समाजवाद, जो कि सभी के बराबरी की वकालत करता है और कहता है कि संपत्ति और धन का वितरण समान तरीके से हो, या फिर कैपिटलिज्म, जो कि प्रतिस्पर्धा की बात करता है और कहता है कि जो लोग लाभ कमाएंगे जो रिस्क लेकर व्यवसाय करेंगे। ये दोनों विचारधाराएं अलग अलग भारत के केस में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि भारत में कुछ लोग इतने पीछे रह गए हैं कि बिना सरकार के मदद के ऊपर या मुख्य धारा का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। वहीं इतनी बड़ी जनसंख्या का भार अकेले सरकार भी नहीं उठा सकती। इसलिए ऐसे लोग भी चाहिए जो जोखिम लें और समाज में मौजूदा समस्याओं का समाधान करें, जिससे ईज ऑफ लिविंग अच्छी हो पाए।
यदि वे थोड़ा बहुत लाभ भी कमाएंगे तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। नरेंद्र मोदी बिना कोई राजनीतिक कीमत चुकाए इन दोनों विचारधाराओं को जोड़ने में सफल रहे। जहां उन्होंने व्यापार करने की परिस्थितियों को सुगम बनाया है, जिससे जहां 2014 तक भारत में केवल 100 स्टार्टअप थे, वो आज लाखों में पहुंच गए हैं और उद्योगों को नए नए बदलाव करने के लिए सशक्त किया है ताकि धन अर्थव्यवस्था में प्रवाहित हो सके और इसे सेक्युलरिज्म के कल्याणवादी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम वर्ग जैसे किसान, महिलाएं, वंचित वर्ग और गरीबों से जोड़ा है। यदि देखा जाए तो मोदी किसी भी कॉर्पोरेट दिग्गज से जब भी मिलते हैं तो हमेशा उनसे पूछते हैं कि मेड इन इंडिया के बारे में कंपनीज क्या सोचती या उनके भारत को एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने के जुनून को हमेशा से दिखाता है। जनता पार्टी के हार के बाद जब हार का मंथन किया गया था तब पार्टी को पता चला कि जनता को पता ही नहीं था कि पार्टी ने कौन से कार्य करवाए। जैसे कि 2004 से पहले भाजपा ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों पर बहुत ध्यान दिया था, लेकिन सर्वेक्षण में लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इसलिए पार्टी को शासन प्रदान करने का जो अनुभव वाजपेयी की सरकार से मिला था, उसने मोदी के वर्षों को वाजपेयी के वर्षों से अलग कर दिया। इस बार मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी की जेब में कुछ न कुछ डालने की कोशिश की है। यहां तक कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, चाहे वह राजमार्ग हो, सड़क हो और हवाई अड्डे हो, इन सभी में कई माध्यम से लोगों की भागीदारी है और इसमें माई जीओवी ऐप जैसे कार्यक्रम भी शामिल है। यह इस सरकार के साथ लोगों के जुड़ाव को भी दिखाता है। कई दशकों के सबसे मजबूत नेता के रूप में पहचाने जाने वाले मोदी ने कहीं ना कहीं अपने रिस्की डिसीजन से लाभ को उठाया है, चाहे वह टीकाकरण का वादा करने, लॉकडाउन लागू करने, नोटबंदी और राफेल लड़ाकू जेट खरीदने जैसे कठोर निर्णयों का ऑनरशिप लेकर अपने पॉलिटिकल कैप्टन को रिस्क में डाल दिया, या फिर बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जो इससे भी बड़ा जोखिम भरा निर्णय था। लेकिन इन सभी निर्णयों ने मोदी को कहीं ना कहीं चुनावी पुरस्कार दिए हैं। यदि हम नरेंद्र मोदी के पिछले 9 वर्षों के कार्यों को देखें तो उसे 2 चरण में बांटकर देखने में हमें सही तस्वीर नजर आएगी। पहला फेज जिसमें उन्होंने पॉलिसी को लॉन्च किया तथा दूसरे चरण में उनकी सरकार का फोकस मुख्यतः उन पॉलिसीज को डिलीवर करना था, जिन्हें आप मोदी के दोनों टेन्योर की तरह ले सकते हैं। मोदी रिजीम को सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन इकोनॉमी को डिजिटलाइजेशन करने के लिए दिया जाता है, जिसकी शुरुआत आधार से हुई, जिसके बाद जनधन अकाउंट जिसने सबसे तेजी से मुख्य धारा से छूट गए लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। आज तक 47.8 करोड़ जनधन अकाउंट हैं, जिसमें कुछ का उपयोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए होता है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए कहा कि आज वर्ल्ड के रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 40% भारत में हो रहा है। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो कि देखा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन ही है, जो पानी पूरी वाले और सब्जी विक्रेता भी क्यूआर से पेमेंट आज एक्सेप्ट करते हैं। जब जनधन अकाउंट खोले जा रहे थे तो किसी ने भी उस समय तक यह नहीं गेस किया था कि इसका आउटकम क्या हो, और उस समय सरकार का यह एम था कि गरीबों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, जो आगे चलकर आधार सिंगा बना। किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन सब्सिडी, सुकन्या योजना का, जिससे सीधा लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बिना किसी मीडिएटर के पहुंचा। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर स्वच्छ भारत मिशन, जिसने लोगों के जीवन को आसान और स्वच्छ बनाया है। प्रधानमंत्री का हमेशा से यह ड्रीम था कि भारत आर्म्स के इंपोर्टर की बजाय आर्म्स का एक्सपोर्टर बने, जो कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा था। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तब हमारे एरोस्पेस इंडस्ट्री उस स्पीड पर काम नहीं कर रही थी जिस पर उसे काम करना चाहिए था।
उदाहरण के तौर पर तेजस को क्या कहते हैं। इस एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट 4 जनवरी 2001 को हुई थी और 2014 तक या एक भी एयरक्राफ्ट एयरफोर्स में कमेंस नहीं हो पाया, लेकिन मोदी सरकार ने इसके प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया और 17 जनवरी 2015 को पहला फाइटर जेट एयरफोर्स में कमेंस हुआ। इसके अगले 2 वर्जन भी अगले 2 सालों में आ जाएंगे। मोदी सरकार द्वारा आर्टिकल 370 और राम मंदिर विवाद को समाप्त कर राम मंदिर की आधारशिला रखना भी इनके लीडरशिप स्किल को ही दिखाता है। जीएसटी, फ्री राशन और वैक्सीन ड्राइव भी इनके गवर्नमेंट के कार्यों के मील का पत्थर रहे, लेकिन 9 साल पूरा करने के बाद इनकी सरकार की कुछ कार्यों के लिए आलोचना भी होती रहती है, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन अपने जिस लक्ष्य के लिए आया था उसे अचीव ही नहीं कर पाए, क्योंकि लागू करते वक्त सरकार की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इससे ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग रुकेगी, लेकिन जितना भी पैसा सिस्टम में था वह सारा पैसा सिस्टम में वापस आ गया और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ऐसा धक्का लगा कि वह अभी तक उभर ही नहीं पाया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी ऐसा ही फैसला था जिसका विरोध देश भर में हुआ। इस बिल में मोदी सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार आदि जगह से आए हुए हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप देना चाहती थी। फार्म एक्ट भी इसी क्रम में अगला विवाद का विषय भी बना, जिसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मंडी के बाहर क्रय विक्रय का अधिकार आदि मुद्दों को साधना चाहती थी, लेकिन इससे भी किसान विद्रोह और प्रोटेस्ट के कारण वापस लेना पड़ा। चाहे सीबीआई ईडी एक्शन हो, फाइनेंशियल फ्यूगिटिव्स, चाइनीज एग्रेशन, लॉकडाउन और पुलवामा जैसे अटैक, ऐसे मुद्दे भी हैं जहां मोदी सरकार के ऊपर लाल झंडी लगते हैं। लेकिन इन सभी से आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने ऑलरेडी रिव्यू मीटिंग करना शुरू कर दिया है, जिससे कि कर्नाटका चुनाव दोबारा रिपीट ना हो। अवश्य ही आने वाले कुछ महीने भारत के लिए बहुत ही इवेंटफुल रहने वाले हैं, जहां मोदी सरकार अपने सरकार की लीगेसी को बचाए रखने का प्रयास करेगी, तो वहीं अपोजिशन यदि यूनाइटेड भी हो जाए तो उसे बहुत सारे नए नारे और स्मार्ट स्लोगन चाहिए होंगे। अंत में बस इतना कहूंगा कि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम किए हैं और कुछ ऐसे भी कार्य किए हैं जिससे वर्ल्ड में हमारे देश की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन भी की जाती है। इस सरकार पर बहुत से एलिगेशन लगाए जाते हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर। नरेंद्र मोदी का इलेक्शन कैंपेन में जाकर प्रधानमंत्री के तौर पर जय श्री राम बोलना एक गलत इमेज को पोर्ट्रे करता है। यदि आप एक सेक्युलर स्टेट के पीएम हो तो आपको भारत माता की जय जैसे स्लोगन का उपयोग करना चाहिए, जिससे लोगों में सेक्युलरिज्म की भावना रहे। यदि लीडर ही पर्टिकुलर रिलीजन पर फोकस करेंगे तो इससे देश की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं और एक रिपेक इफेक्ट पैदा होता है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी खतरा पैदा हो जाता है। आजकल के युवाओं का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट एक अच्छा साइन है, जिसके परिणाम स्वरूप अब बहुत से मिनिस्टर्स ऐसे भी हैं जो एजुकेटेड व वेल क्वालिफाइड हैं, जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर, नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव। अगर हम सरकार के सभी फैसलों को मानते रहेंगे तो यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इसलिए हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी अपने लीगल राइट्स को जाने और हर बिल, पॉलिसीज, स्कीम्स की थ्रोली स्टडी करें, ताकि हम और आप यह तय कर पाएं कि आपके लिए और हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।